हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम जीके फन में। दोस्तों, आज हम टॉप क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो इस वीडियो का पूर्ण जरूर देखिएगा और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं प्रतिदिन इसी तरह के टॉप प्रश्न को लेके आता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी और इसकी स्थापना 1852 ईस्वी में हुई थी। अब बात लॉर्ड डलहौजी का है तो मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इसे व्यपगत सिद्धांत, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है, के लिए याद किया जाता है। इसके बाद शिक्षा संबंधित सुधारों के लिए 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच को लागू किया था और डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक भी माना जाता है। और इसी के समय में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई थी। और भारत में डाक टिकट का प्रचलन पहली बार इसी के समय में हुआ था। इसने पृथक रूप से पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना भी की थी और इसने सन 1854 में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा आयोग की स्थापना की थी। और इसी के समय में 1853 ईस्वी में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई थी। और इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाया था। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है, तो आप इन सभी को भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना किस शासकों ने की थी? तो इसका आंसर होगा बलबन। अब मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इसके ऑप्शन ए में अलाउद्दीन खिलजी, तो इसने दीवान ए मुस्तखराज जो वित्त विभाग का था की स्थापना की थी। इसके बाद ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, तो इसने दीवान ए कोही कृषि विभाग की स्थापना की थी। इसके बाद ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक, तो इसने दीवान ए बंदकान, दीवान ए खैरात, दीवान ए इस्तिहाक की स्थापना की थी। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है, तो आप इसे भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। दोस्तों, यदि आप इसी तरह लिंक के साथ जीके पढ़ेंगे तो आपकी जीके बहुत कम समय में इम्प्रूव हो जाएगी और आप कम समय में अधिक जीके जान पाएंगे। तो आप लिंक के साथ जीके अवश्य पढ़ें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, किसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था? तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अब बात अलाउद्दीन खिलजी का है तो मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश से संबंधित थे और अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली एवं गुरसास्प था। और अलाउद्दीन ने सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखी थी। और इसने घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत भी की थी। और इसने व्यापारियों से बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया था। और एक पॉइंट है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीन कर थे, चराई कर जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, और एक था गढ़ी कर जो घरों एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। और एक पॉइंट है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में मंगोलों ने अपना अंतिम आक्रमण किया था। और अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई थी। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है, तो आप इन सभी को भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा रुपयका। अब बात गुप्त काल क्या है तो मैं सब पॉइंट्स बता दूं कि गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। और मैं बता दूं कि गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त थे। गुप्त वंश का अंतिम शासक भानुगुप्त था। और मैं बता दूं कि गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। और गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था।
और एक पॉइंट है कि अजंता की गुफाएं गुप्त काल से ही संबंधित हैं। और मैं बता दूं गुप्त काल में ही देवगढ़ ललितापुर उत्तर प्रदेश के दशावतार मंदिर का निर्माण भी हुआ है। और मैं बता दूं गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। और मैं बता दूं कि मंदिर बनाने की कला का विकास गुप्त काल में ही हुआ था। और एक पॉइंट है कि सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है, तो आप इन सभी को भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा हेलोफाइट। अब इसके ऑप्शन ए में मेसोफाइट, तो इसे शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति कहते हैं। इसके बाद ऑप्शन बी है हाइड्रोफाइट, तो इसे जल प्लावित क्षेत्रों की वनस्पति कहते हैं। इसके बाद ऑप्शन सी है लिथोफाइट, तो इसे कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति कही जाती है। तो आप इन सभी को भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से आ सकता है। दोस्तों यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस लाइक से जल्द से कर दें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि मैं प्रतिदिन इसी तरह के टॉप प्रश्न को लेकर आता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, स्वप्निल मीनारों का आला शहर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड। अब मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट बता दूं कि इसके ऑप्शन बी में है सैन फ्रांसिस्को यूएसए, तो इसे सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ऑप्शन सी है बेल्जियम, तो इसको कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ऑप्शन डी है म्यांमार, तो इसको स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से जाना जाता है। तो आप इन सभी को भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा रोम। अब मैं रोम का फुल फॉर्म बता देता हूँ कि इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद ऑप्शन ए है रैम, तो मैं बता दूँ कि इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये अस्थाई मेमोरी कहलाती है। इसके बाद ऑप्शन सी है सीपीयू, तो इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, और इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद ऑप्शन डी है फोर्ट्रैन, तो ये पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा है। इसका विकास 1973 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था, और इसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो आप इसे भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो दोस्तों यदि आप लिंक के साथ जीके पढ़ेंगे तो आपकी जीके बहुत जल्द इम्प्रूव हो जाएगी और आप कम समय में अधिक जीके जान पाएंगे। तो आप लिंक के साथ जीके जरूर पढ़ें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा अरविंद अदिगा, और इस पुस्तक के लिए इसे मान बुकर पुरस्कार भी मिला है 2008 में। इसके बाद ऑप्शन ए है BS नायपॉल, तो इन्होंने इन ए फ्री स्टेट पुस्तक को लिखा है। इसके बाद ऑप्शन बी है सलमान रुश्दी, तो इन्होंने मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक को लिखा है। इसके बाद ऑप्शन सी अरुंधति राय, तो इन्होंने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक को लिखा है, और इसी कृति के लिए इसे भी मान बुकर पुरस्कार मिला है 1997 ईस्वी में। तो आप इन सभी को भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, तारापुर परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र, और मैं बता दूं कि इसका निर्माण 1972 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद ऑप्शन ए है रावत भाटा राजस्थान, तो यहाँ राजस्थान परमाणु विद्युत गृह है, और इसका निर्माण 1972 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद ऑप्शन बी है बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, तो यहाँ नरौरा परमाणु विद्युत गृह है जिसका निर्माण 1991 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद ऑप्शन सी है सूरत गुजरात, तो यहाँ काकड़ापाड़ा परमाणु विद्युत गृह है जिसका निर्माण 1993 ईस्वी में हुआ था। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो आप इन सभी को भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो हमारा अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप व मुनिकाय के मध्य कौन सा चैनल है? तो इसका आंसर होगा 9 डिग्री चैनल। अब मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इसके ऑप्शन ए में है 8 डिग्री चैनल, तो ये मालदीव व मिनिकॉय के मध्य है। इसके बाद ऑप्शन बी है 10 डिग्री चैनल, तो छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य है। इसके बाद ऑप्शन सी है ग्रैंड चैनल, तो ये सुमात्रा, इंडोनेशिया व निकोबार के मध्य है। कुछ और भी पॉइंट्स में बता दूं कि डुंकन पास दक्षिण अंडमान व लघु अंडमान के मध्य है। पाक स्ट्रेट तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य है। कोको स्ट्रेट, कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान के मध्य है। पाक खाड़ी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य है। मन्नार खाड़ी दक्षिण पूर्व तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य है। लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप व मालाबार तट के मध्य है। तो इतनी सारी जानकारी हमें आज प्राप्त हुई है। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं प्रतिदिन इसी तरह के टॉप प्रश्न को लेके आता हूँ। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।